जितने भी चुनाव अभियान हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला और सबसे बड़ा और विस्तृत चुनाव अभियान रहा है। इस चुनाव में हमारा जो अनुभव आया है उसमें जनता हमसे आगे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी मोदी सरकार फिर से बनाने के लिए जनता का उत्साह और जनता का उमंग और जनता का परिश्रम भी हम सबसे आगे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी तब से एक संगठनात्मक आधार पर काम करने वाली पार्टी रही है। राजनीति के अंदर चाहे चुनाव हो, चाहे सरकार बनने के बाद सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाना हो, कामों को नीचे तक पहुंचाना हो, संगठन हमारे सभी कामों का एक प्रमुख अंग रहा है। 2014 में देश की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया था और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी। पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी का, भाजपा का पूर्ण बहुमत का सरकार बना और देश की जनता ने एक प्रयोग किया था। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो प्रयोग को नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट के नाम से चर्चा में लेते हैं और उसी वक्त से पार्टी ने तय किया था कि मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार बनी है इसके साथ ये प्रयोग विफल न हो, इसके लिए भी पार्टी पूरी चिंता करेगी और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चलेगी वो भी जनता की सभी आकांक्षाओं को पूर्ति की दिशा में काम करेगी। और मुझे आज 5 साल समाप्त होने को आए हैं। मुझे आनंद है कि नरेंद्र मोदी प्रयोग को जनता ने स्वीकारा है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि फिर से गत चुनाव से भी बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है। हमारा लगभग 10,35,000 बूथ में से 8,63,000 बूथों की रचना ये 5 साल में हमने समाप्त की है। 1,60,64 शक्ति केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है, उसमें से लगभग 1,52,000 शक्ति केंद्रों पर हमारी रचना पूरी हुई है। और इस संगठन के आधार पर हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कामों को किया उसको नीचे तक पहुंचाने का कंटिन्यूअस प्रयास किया है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हर 15 दिन में एक नई योजना लाकर लगभग 133 योजनाएं, देश के हर वर्ग को छूने वाली योजनाएं, हर वर्ग के जीवन स्तर को उठाने वाली योजनाएं नीचे तक पहुंचे, इसका प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय ये योजनाओं के क्रियान्वयन को देखता था। देश के गरीब, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, गांव, शहर, समाज के हर वर्ग को 133 योजनाओं ने छुआ है और 133 योजनाओं के आधार पर देश के अंदर एक नई चेतना की जागृति हुई। 2014 में एक ऐसा माहौल बना था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा पार्लियामेंट्री मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम देश का कल्याण कर सकता है क्या, देश को आगे ले जा सकता है क्या, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न देश की जनता के मन में था। आज देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास को दृढ़ कर ये मानती है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा जो है वो देश को आगे ले जा सकता है। इसके पीछे 133 योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमने बूथ और शक्ति केंद्र की रचना करने के साथ साथ लगभग जितने भी चुनाव आए इसमें बहुत बड़ी सफलता हमने प्राप्त की थी। 2014 में हमारे पास 6 सरकारें थी, आज हमारे पास 16 सरकारें हैं। लगभग एक समय पर देश में 19 राज्य सरकारें
भारतीय जनता पार्टी की थी। और इसका मुख्य कारण है कि 50 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा सफल प्रयास किया और उनके जीवन स्तर को उठाया है। घर, बिजली, गैस, शौचालय, ये सारा पहुंचाकर उनको ये एहसास दिलाया है कि देश के विकास की योजना में उनकी भी हिस्सेदारी है। देश का विकास ये 50 करोड़ गरीबों के लिए भी है। देश के सम्मान को बहुत ऊपर तक बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया में आज भारत को एक शक्ति के नाते स्वीकृति ये 5 साल में दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज देश के 125 करोड़ देशवासियों के मन में देश की सुरक्षा के लिए किंचित मात्र असुरक्षा का भाव नहीं है। सब लोग मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। हर क्षेत्र का विकास, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। किसानों के विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सफलतापूर्वक हमने की है। दलित, आदिवासी और महिलाओं के लिए भी ढेर सारी योजनाएं और उनको एम्पावरमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई और एक इस सभी वर्गों के अंदर नया आत्मविश्वास भरने का काम किया है। अर्थतंत्र को दुनिया में सबसे गतिशील अर्थतंत्र 5 साल बनाए रखा। ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जहां विपक्ष की ओर से महंगाई और भ्रष्टाचार ये दोनों मुद्दे नहीं थे। बहुत लंबे समय के बाद देश की जनता ने कैसे चुनाव अभियान का अनुभव किया है जिसमें विपक्ष की ओर के महंगाई का मुद्दा नहीं उठा, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठा और एक प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 6ठे नंबर पर, 6ठे पायदान पर लाने का काम ये 5 साल में हुआ है। और इसके कारण जनता में एक प्रचंड लहर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए खड़ी हुई थी। हमने जनवरी 16 से ही हमारे प्रचार अभियान का शुरुआत किया था। सबसे पहले देश भर में बूथ सम्मेलन कर कर, क्लस्टर सम्मेलन कर कर हमने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया था और लगभग 150 से ज्यादा क्लस्टर सम्मेलन हमने करे थे। हमने राष्ट्रीय स्तर पर 18 समितियों की रचना करी थी जिसमें श्री राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी अलग अलग समितियों का नेतृत्व करते थे और वो समितियों के तत्वाधान में ये समितियां लोकसभा तक नीचे बनी। प्रदेश की लगभग 29 लोकसभा चुनाव समितियां बनी जिसमें कुल 435 हमारे वरिष्ठ नेता थे। लोकसभा चुनाव संचालन समितियां 482 बनी जिसमें 7230 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। 120 लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी उसको भी हमने 3 साल से लक्ष्य बनाकर काम किया था। मुझे आज कहते हुए आनंद है कि परिणाम आएंगे तब आप इसको देख लेना। 120 में से हम 80 लोकसभा क्षेत्र लड़े हैं। बहुत अच्छी सफलता हमें मिलेगी इसका मुझे आशा है। कुल 13 प्रदेशों में 25 क्लस्टर बनाए गए, 120 लोकसभा सीटें थी और 25 हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये क्लस्टर को ताकत देने के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक दौरे किए थे। हमारे लगभग 3000 फुल टाइमर 2 साल से विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र पर काम करे। शायद ही कोई ऐसा अभियान होगा जिसमें स्वयंसेवी 3000 पूर्णकालिक कार्यकर्ता कोई वेतन लिए बगैर पार्टी के लिए 2 साल तक एक विधानसभा क्षेत्र और एक लोकसभा क्षेत्र में रहकर भारतीय जनता पार्टी के बूथों की रचना और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को सफल कराने के लिए आगे बढ़े। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है और 2566 विधानसभाओं में हमारे फुल टाइमर रहे हैं। इसके बाद में हमने ढेर सारे संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रम लिए थे। विस्तारक योजना मैंने कहा
विस्तारक योजना ली, शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलनों की योजना ली, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सभी बूथों के अंदर बात कर विश्व विक्रम स्थापित हो इतने कार्यकर्ताओं से सीधी बात करी थी। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हमारे लगभग 472 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर हुए, युवा सम्मेलन 480 लोकसभा क्षेत्र में हुए, संगठन संवाद अलग अलग स्तर पर हुआ। मेरा परिवार भाजपा परिवार, इसके तहत बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने घरों को आइडेंटिफाई करते हुए झंडा और स्टिकर लगाने का काम करा। देश भर में लगभग 3800 विधानसभाओं में कमल संदेश बाइक रैली निकाली गई। 22 करोड़ लाभार्थियों के घर में एक ही दिन दीप जलाकर कमल ज्योति संकल्प लेकर कमल दीपावली का कार्यक्रम किया गया। मैं भी चौकीदार हूं अभियान, जो दरअसल जनता में से ही उभर कर आया था, वो मैं भी चौकीदार हूं अभियान भी देश भर के अंदर चला और भारत के मन की बात के द्वारा हमारे चुनाव संकल्प पत्र को बनाने के लिए हमने बहुत सारे सुझाव इकट्ठा किए और इसमें से बहुत सारे सुझावों को लेते हुए हमारे संकल्प पत्र को हमने फाइनल स्वरूप दिया था। देश भर में हमने 161 कॉल सेंटर बनाए गए। 161 कॉल सेंटरों ने 6 महीने तक काम किया और 15,682 कॉलर्स, जिसमें से अधिकांश हमारे कार्यकर्ता थे, ये देश भर में बैठकर 2 लोकसभा क्षेत्रों के बीच में एक, इस प्रकार से कॉल सेंटर बने। नॉर्थ ईस्ट में बड़ा क्लस्टर बनाया था और ये 15,682 कॉलर ने लगभग 24 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों को संपर्क करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ा अभियान है, 6 महीने में चला है। 24 लाख 81 करोड़ लाभार्थी हमारी 16 राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के मिलाकर हमने करे हैं। इसके आधार पर उनको हम उठाएं और हमने इफेक्टिवली मुद्दे उठाए। मैं सच बोलूं तो नरेंद्र मोदी जी के पास, बीजेपी के पास हमारे से बहुत ज्यादा पैसा उनके पास है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे लगता है 1:20 रेशो होगा। उनके पास अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड मार्केटिंग, अनलिमिटेड टेलीविजन। हमारे पास सिर्फ सच्चाई। सच्चाई जीतेगी। आखिरी बात, 3-4 मुद्दों पर यह चुनाव हुआ है। बेरोजगारी, किसानों की हालत, राफेल हवाई जहाज भ्रष्टाचार, इकोनॉमी की हालत, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स। और नरेंद्र मोदी जी ने इन बातों का जवाब ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन सी दुनिया में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार अमित शाह के साथ जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फर्स्ट स्टेप तो सब, हर चीज के लिए फर्स्ट स्टेप होता है और पहला कदम उन्होंने उठाया है, अच्छी बात है। मगर नरेंद्र मोदी देश को बता रहे हैं कि भैया मैं आम ऐसे खाता हूं, मैंने अपना कुर्ता काट दिया, मैं इस प्रकार से कपड़े पहनता हूं। और प्रेस वालों, आपसे भी एक शिकायत है, मेरे से आप हार्ड क्वेश्चंस पूछते हो। न्याय योजना, कहां से पैसा आएगा, कैसे होगा? और नरेंद्र मोदी जी से, साहब आप आम कैसे खाते हैं, साहब आप कपड़े कैसे पहनते हैं, साहब आपने ये हाफ स्लीव का कुर्ता कहां से सोच के निकाला? तो थोड़ी तो फेयरनेस आप भी कर लीजिए भाई, थोड़ी सी तो पूछ कर लीजिए। नहीं, प्रेस वाले ने नहीं पूछा। प्रेस वाले ने कहा नरेंद्र मोदी जी बालाकोट के बारे में बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा जैसे आज बारिश हो रही है, मैं घबरा गया, मैंने सोचा भाई बारिश हो रही है, नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज ना घूम जाए, गायब ना हो जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने एयरफोर्स के ऑफिसर से कहा मौसम खराब है, बादल हैं, रेडार पे हवाई जहाज नहीं दिखेगा। एक्सीलेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फैंटास्टिक। बताइए। रंजीता झा, रंजीता।
नहीं, वो मेरी ही बात मुझे वापस कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी के माता पिता का आदर करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी का आदर करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का आदर करता हूं, और नरेंद्र मोदी जो भी नफरत मेरी ओर फेंके मैं उनको प्यार लौटाऊंगा। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी के माता पिता जो पॉलिटिक्स में नहीं हैं, उन्होंने कुछ गलत भी किया, तब भी मैं नरेंद्र मोदी के माता पिता के बारे में नहीं बोलूंगा। मगर अगर नरेंद्र मोदी मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे माता पिता के बारे में गंद बोलना चाहते हैं तो वो नरेंद्र मोदी के ऊपर है, वो जितना बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। जयेंद्र, I'll come to you. प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि अब की बात 300 पार, तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि कांग्रेस आपके लिहाज से कितनी सीटें इस बार जीतने जा रही है? इंटरनल सर्वे आपका क्या कहता है? वो भैया 23 मई को पूरा पता लग जाएगा। मैंने जैसे कहा जनता के ऊपर है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। Yeah, I'll come to you, sir. I'm coming to you one by one, sir. सभी लोगों से मिला, जनता से मिला, आपने एग्जाम दिया, हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसका कितने मार्क्स आएंगे। आपने एग्जाम दिया, कितना % मार्क्स आएगा, जनता आपको कितना % मार्क्स देगी? ये तो भैया आपको बोलना पड़ेगा, जनता को बोलना पड़ेगा, ये जनता के ऊपर है। मुझे लगता है कि हम चुनाव बहुत बढ़िया लड़े, कांग्रेस पार्टी, सिर्फ मैं नहीं, और जो ऑपोजिशन का रोल हमें प्ले करना था। 2014 में लोकसभा में हमारे नंबर्स बड़े नहीं थे, मगर मैं बहुत खुशी से कहता हूं, गर्व से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऑपोजिशन का रोल ए ग्रेड प्ले किया है। हमने नरेंद्र मोदी को घेर दिया। नरेंद्र मोदी जो थे 2014 में, जो नरेंद्र मोदी का जो आइडिया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने डिसमेंटल कर दिया, खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा, देख लेना शायद जवाब दें ना दें। मैंने उनसे कहा देखिए आप डिबेट कीजिए मुझसे, मैं कहीं भी आ जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी डर गए, डिबेट नहीं कर पाए। देश भर में नारा चला है चौकीदार चोर है, कहीं भी आप बोल दीजिए, किसी भी शहर में कहीं भी बोल दीजिए, बस चौकीदार बोलिए, जवाब मिलता है चोर है। तो ये काम सिस्टमैटिकली कांग्रेस पार्टी ने किसानों का मुद्दा उठाया, मंदसौर में उठाया, पूरे देश में उठाया, फिर उसको हम आगे ले गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने डायरेक्शन दिखाई, न्याय योजना की हमने थिंकिंग की। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख की बात की, हमने असेस किया, सच्चाई निकाली, उनका झूठ पकड़ा, और फिर हमने देश को बताया कि 15 लाख नहीं किया जा सकता है, मगर 3,60,000 5 साल में किया जा सकता है। तो हमने अपना काम किया, अब बाकी जनता पे है। Here, sir. यूपीए चेयरपर्सन होने के नाते सोनिया गांधी का रोल आने वाली पॉलिटिकल अलायंस में आप किस तरह से? सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। मैं एक्सपीरियंस को धक्का मार के भगाता नहीं हूं। तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। Rajat. या Ma'am, I'm coming there. Ma'am, they are just noted in seriatim, I'm coming. आप लगातार रैलियों में कहते रहे कि नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री आने वाले हैं, वो कहते हैं कि यूपी से प्रधानमंत्री होगा। क्या लगता है, वाकई आप दोनों के दावे पे दम है कि यूपी से ही प्रधानमंत्री होगा, मायावती बन सकती हैं, समर्थन है? देखिए, जनता पर है। आप इतनी इम्पेशेंट क्यों हैं, इतना इम्पेशेंट क्यों है? 23 में कुछ ही दिन है, पूरा का पूरा साफ हो जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। आपने यू आस्क्ड मी 6 times, I'll answer the same way. I'm not going to disrespect the people of this country by judging what they're going to do. I'm not going to do it. So you can keep asking, I'll keep giving the same reply. My reply is very straightforward. I'm not going to prejudge what the people of this country are saying. It is not for me to decide what the people of India are going to say on the 23rd. It is for them. Vikrant. आपने 2012 के टाइम या यूपीए के टाइम में
ये फिर से घुमा घुमू के वहीं पहुंच गए। जो ऑर्डर जनता देगी, जनता मालिक है, जो ऑर्डर जनता देगी हम करेंगे। और 23 तारीख को पता लग जाएगा। 23 तारीख को जनता का जो मूड है, जनता का विजन है हिंदुस्तान के लिए, वो पता लग जाएगा। Pallavi, But ma'am, Mayawati is not in the Congress party, last I heard. She's not in the Congress party. No, I said that I cannot, look, I can have an opinion on what I say, I can have an opinion on what my party says. It's not my place to comment about Mayawati ji. Mayawati ji does politics in the way that she likes, and if she wants to, I'm not even against Mr. Narendra Modi abusing me. If Mr. Narendra Modi wants to abuse me, he feels like abusing me, good for him. So I'm not going to judge either Mr. Narendra Modi or Mayawati ji on what they're saying. I will judge myself. I have the possibility to respond. पहले तो मेरा यही काम रहता था कि पार्टी दफ्तर में शाम को आप लोगों के साथ चाय पीना। अब काफी लोग बदल गए हैं, टीम काफी, कुछ लोग पुराने अभी भी दिखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। वैसे मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा। मैं मध्य प्रदेश में था तो वहीं से सीधा आपके बीच पहुंचा हूं, और आज इसके बाद शायद अध्यक्ष जी ने मेरे लिए कोई काम नहीं रखा है। अभी कार्यकर्ताओं को मिलना है, इसके बाद भी है। सभी समितियों के साथ मोदी जी का संवाद है, एक आभार दर्शन का कार्यक्रम। मैं मानता हूं कि कुछ बातें दुनिया के लिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की ताकत क्या है, ये विश्व के सामने ले जाना, ये हम सबका दायित्व है। ये कोई सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और मैं मानूंगा कि विश्व को हमने प्रभावित करना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी विविधताओं से भरी हुई है, कितनी अच्छाइयां है उसमें। अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, 2 चुनाव ऐसे गए 2009 और 14 के आईपीएल मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं, और सब कुछ, यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूं, ये भारत के गौरव की बात है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग भी, और मैंने देखा है शायद पत्रकारिता जगत में नेचुरल कैलेमिटी जब होती है तब उनकी हालत बड़ी खराब होती है, दौड़ना पड़ता है। और दूसरी शायद चुनाव के समय होता है, इतनी उनको इतनी कंपटीशन होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी धूल फाकनी पड़ती है। और सोशल मीडिया आने के बाद डबल अकाउंटेबिलिटी हो गई, एक तो जहां काम कर रहे हैं वहां की, और दूसरी पर्सनल जो ट्वीट करते हैं उसकी, तो उसके लिए डबल अकाउंटेबिलिटी में आपको काम करना पड़ रहा है। तो आपने भी बहुत परिश्रम किया है, जरूर 23 तारीख तक आपको कुछ न कुछ आराम आपके ऑफिस से मिलेगा, हमारी तरफ से तो जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत शानदार रहा चुनाव, एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ, और
थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया हो और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितनी सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया, उसको किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। कभी न कभी इसका एनालिसिस आपके यहाँ जो पंडित लोग हैं उन्होंने जरूर करना चाहिए। आपको लोगों को तो शायद उतनी स्पेस मिलती नहीं है, आपको तो थोड़ा चीजें दे करके दिन गुजारना पड़ता है, लेकिन जरूर जब आप एडिट बोर्ड में मिलने जुलने का मौका मिलता होगा तो जरूर ये बातें आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा है। जब मैं चुनाव के लिए निकला तब ये मन बना करके निकला था और आज आखिरी सभा तक उसी बात को मैं बराबर अपने आप को उसी धार पे रखा हूं। और मैंने देशवासियों को ये कहा था कि मैं आपके पास आया हूं धन्यवाद करने के लिए। 5 साल मुझे देश ने जो सहकार दिया, आशीर्वाद दिया, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक मोड़ आए होंगे, लेकिन हर समय देश साथ रहा। और इसलिए मेरे लिए चुनाव अभियान एक प्रकार से 5 साल का जनता जनार्दन के सहयोग का धन्यवाद अभियान था। और मैं जहां पहुंच सकूं पहुंच करके मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। आप लोगों के बीच भी मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूं और आपके माध्यम से देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरा, धन्यवाद के साथ मैंने ये भी कहा कि जिन यात्रा को हमने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि जनता पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दे रही है। 16 मई को पिछली बार 14 में रिजल्ट आया था और 17 मई को एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। आज 17 मई है। 17 मई को देश में सट्टाखोरों को मोदी की हाजिरी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। अरबों खरबों का नुकसान हो गया था सट्टाबाजों को। यानी ईमानदारी की शुरुआत 17 मई को हो गई थी मेरा शपथ के पहले, क्योंकि उस समय सट्टा बाजार जो चलता था वो कांग्रेस की 150 सीट के लिए चलता था और बीजेपी की 218 के आसपास का चलता था। 18 तो 75 और सबके सब डूब गए थे। तो शायद ईमानदारी की शुरुआत 17 मई से ही हो गई थी। सट्टाखोरी के दिमाग को बहुत बड़ा धक्का इस देश की जनता ने दे दिया था। और जैसे कहते हैं ना, पुत्र के लक्षण पालने में, वैसे ही वो शुरुआत थी। तो आज 17 मई है तो मुझे याद आया, मैंने कहा जरा आपसे शेयर कर लूं। सरकार बनना देश की जनता ने तय कर लिया है। हमने भी देश को आगे ले जाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं। जितना हो सके उतना जल्दी नई सरकार अपना कार्यभार शुरू करेगी। एक के बाद एक निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सरकार की एक विशेषता जो रही है वो है लास्ट माइल डिलीवरी। और मैं समझता हूं कि ये शायद हिंदुस्तान में
गवर्नेंस का नया कल्चर है। और जो अमित भाई बता रहे थे कि जो लाभार्थी के आखिरी व्यक्ति को हमने जो संपर्क किया है, ये अपने आप में मैं जानता हूं, ये मीडिया की दृष्टि से जो बातें अमित भाई बता रहे थे मजा आने वाली नहीं थी। तो चेहरे पर थकान भी मैं देख रहा था आप लोगों की कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा परिश्रम के बाद ये होता है, कितनी बड़ी ताकत लगती है। एक संगठन के आधार पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है, ये अपने आप में लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक है, अभी शायद ये आपाधापी में तू मैमे की दुनिया में इन चीजों के लिए लिखने के लिए आपको स्पेस भी नहीं मिलेगा। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शायद आपके लिए 2-5 सेकंड से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कभी न कभी आप में से कोई रिसर्च करना चाहे तो मैं जरूर अध्यक्ष जी को कहूंगा कि ऐसे जो इंटरेस्टेड जर्नलिज्म के लोग हो उनको जरूर ये बातें हमने देनी चाहिए, ताकि वो सचमुच में देश के लिए और उनके लिए भी कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ ऐसे नहीं चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से इन चीजों को कैसे चलाया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा है कि देश की नई पीढ़ी को पता चले कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, इतना बड़ी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स को इतना मोबिलाइज करना और बड़ा टारगेटेड फोकस एक्टिविटी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। इसका काफी आंकड़ों में तो बताया है, लेकिन उसका स्केल आप देखेंगे। अब मेरी पहली सभा हुई मेरठ में, आखिरी सभा हुई आज मध्य प्रदेश में, दोनों का बड़ा लिंक है जी। 1857 की क्रांति मेरठ, और आज मैं मध्य प्रदेश में गया, वहां का एक भीमा नायक आदिवासी जो 1857 के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और जिसको फांसी हुई थी। यानी हमारी योजना ऐसे नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और उस ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है, सब चीजें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। तो मेरा एक भी कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है इतने बड़े अभियान में, नॉट अ सिंगल। और बाय एंड लार्ज वेदर ने भी मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं दी है। कभी कभी हेलीकॉप्टर खराब हो जाते थे तो एक हेलीकॉप्टर में सबको भर देते थे, लेकिन एक भी कार्यक्रम मेरा कैंसिल नहीं हुआ, सारे के सारे कार्यक्रम पूरे हुए। यानी एक प्रकार से डिसिप्लिन को जितना फॉलो कर सकते हैं करने का प्रयास किया है। और पहले दिन से चेहरे पर जो उत्साह और उमंग था, उसी उत्साह और उमंग के साथ आपके बीच आया हूं। और अभी शाम का एक कार्यक्रम पूरा होने के बाद फिर से अपने सरकारी कामों में जुड़ जाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अमित शाह जी, आपने कहा कि मतलब इस बार का जो इलेक्शन कैंपेन था वो 2009 और 2014 से बहुत ज्यादा था, लेकिन विपक्ष का एक जो काउंटर आता है वो ये कि आपने वो नाम लेते हैं आपका और प्रधानमंत्री जी का कि आपने इलेक्शन का स्तर गिरा दिया। वो कहते हैं कि बीजेपी ने इलेक्शन का स्तर गिरा दिया। देखिए, विपक्ष से और अपेक्षा कुछ की नहीं जा सकती, वो ऐसे ही बोलेंगे। परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की ओर से कहीं पर भी ये शुरुआत नहीं हुई है। अब मुद्दों को बताना, भ्रष्टाचार की बात करना, भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख करना, उसको अगर आप स्तर गिराना चाहते हो तो मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता के सामने रखना हमारा लोकतांत्रिक दायित्व भी है और अधिकार भी है। मगर आप किसी के भ्रष्टाचार को बात करो और उसको आप स्तर गिराना कहते हो तो वो ठीक नहीं। नहीं,
आप पहले दो चीजों को मिक्सअप मत करिए। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के पास पूर्ण बहुमत होगा। हम 300 से ज्यादा सीट प्राप्त करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। इसमें कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। सरकार एनडीए की बनेगी और उसके बाद भी हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को देखकर कोई जुड़ना चाहता है तो सभी का स्वागत है। 2014 के चुनाव में विपक्ष बिखरा हुआ नहीं था, कई गठबंधन नहीं थे और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। इस बार कई राज्यों में गठबंधन बने हैं, पूरे देश में नहीं हुआ, उसका कितना असर चुनाव? देखिए, हमने 2014 से ही 50% की लड़ाई की तैयारी की थी और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस रहा, मैं आपको दो आंकड़े कहना चाहता हूं। 22 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी केंद्र सरकार के थे, 22 करोड़ से ज्यादा, और हमें गत चुनाव में 17 करोड़ वोट मिले थे। गत चुनाव में हमारे पास 2.5 करोड़ कार्यकर्ता थे, इस बार 11 करोड़ कार्यकर्ता है। हमें चुनाव को 50% का चुनाव मानकर लड़े हैं और आपका शायद ध्यान नहीं गया, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अपना त्रिपुरा, इस सब राज्यों में 50% क्रॉस किया है। यही थ्योरी के आधार पर क्रॉस किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये जमाना चला गया है कि दो नेता दिल्ली के ड्राइंग रूम में हाथ मिलाएंगे तो उनके पीछे मतदाता बंधुआ मजदूर होकर चला जाएगा। मतदाता अपना मत खुद तय करता है, अपना वोट खुद तय करता है और देश के और अपने क्षेत्र के भले के लिए उसका उपयोग करता है। अमिताभ सिन्हा। अमित भाई, एक सवाल है कि इस चुनाव में पहली बार ऐसा देखा गया कि प्रधानमंत्री के नाम पर भी काफी सवाल उठे। बड़ी बड़ी जो नेत्रियां हैं उन्होंने सवाल उठाए, इनकी जाति पर सवाल उठे। तो क्या ऐसी तल्ख टिप्पणियों से कि आप लोग बैकफुट पर आते थे या? जरा भी बैकफुट पर नहीं है। हम आत्मविश्वास के साथ हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर, हमारे भावी कार्यक्रमों के आधार पर गए हैं। हमारे पास एक सुदृढ़ संगठन का खाका है जिसने हर चीजों का जवाब न सिर्फ माइक में, जनता के बीच में जाकर छोटे से छोटे ग्रुप में संपर्क कर कर भी दिया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारे गलत प्रचार का कोई असर जनमानस पर नहीं हुआ, उल्टा सिंपैथी बढ़कर हमारे पक्ष में वातावरण और दृढ़ हुआ है। मेघा प्रसाद। अमित जी, पिछले 2-3 दिनों से जो बंगाल में हो रहा है वो चर्चा हो रही है मीडिया में, बहुत क्लियर एलिगेशन है आपके ऊपर ममता बनर्जी की तरफ से कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी ने कराई, आपके लोगों ने कराई, सिचुएशन खराब आप लोग की वजह से हुई। मेरे 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं मेघा जी 1.5 साल में। भारतीय जनता पार्टी के 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं। क्या जवाब है ममता जी के पास? कौन हिंसा फैला रहा है? और हम तो पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में भी लड़ रहे, तमिलनाडु में लड़ रहे, राजस्थान में लड़ रहे, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आसाम, कहीं क्यों हिंसा नहीं होती है? वो अकेली ममता जी अकेली वेस्ट बंगाल में लड़ रही, वहीं क्यों हिंसा होती है? अगर हमारे कारण हिंसा होती तो हम तो सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे 80 कार्यकर्ता मारे गए। और मुझे तो दुख ममता जी से नहीं है, आप लोगों से है कि ऐसी चीजों को आप बल देते हैं। आपने उनको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि 80 लोग तो भारतीय जनता पार्टी के मारे गए हैं, मगर मैं देख रहा हूं कोई पूछता नहीं है मीडिया में। अंजना ओम कश्यप। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत। पहले हम तो डिसिप्लिन सोचना है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के मन की बात थी, उन्होंने कहा कि मैं मन से कभी साजिश को रातों-रात मोर्चे पर दिए बयान के लिए माफ नहीं करूंगा। मेरा सवाल यह है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आती है तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी या बाहर का रास्ता देगी? नहीं, पार्टी ने उनको सो कॉज नोटिस इश्यू करने का निर्णय किया है। उनका जवाब आने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर निर्णय करेगी। ये हमारी पार्टी का संविधान है और इसके हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। अखिलेश सिंह। अखिलेश जी। जो 300 की बात है, 2 दिन पहले भी आपने कही थी, आज पीएम साहब ने भी अपनी रैली में यही हाल की विधानसभा चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। ये विश्वास का आधार क्या है? विश्वास का आधार 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम की है वो काम,
और हमारा चुनाव अभियान में जो जनता से रिस्पांस मिला है वो रिस्पांस का एनालिसिस करने के बाद मैं कह रहा हूं कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। देश का प्रधानमंत्री कौन बने, देश में किस पार्टी की सरकार हो, इस पर फैसला करने का चुनाव है। आप जो इंगित कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ववत स्थिति प्राप्त करेगी। पॉलमी बापू पर किसी ने फादर ऑफ पाकिस्तान उनको कहा, हाउ डिसअपॉइंटेड डू यू फील अबाउट दिस कमेंट्स, बिकॉज़ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज एक्सप्रेस्ड दैट सो मन से माफ नहीं कर पाए। नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को खेद है, इसीलिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिए गए हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी ने आज ही उनको नोटिस इश्यू कर दिया है और 10 दिन का समय दिया है और उसके बाद तुरंत ही फैसला करेंगे जो उचित होगा। ये तीनों नेताओं के जो बयान है, इसके साथ पार्टी अपने आप को संबंध नहीं पाती है। हम इस प्रकार की बातों को निजी मानते हैं, न केवल निजी मानते हैं, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको नोटिस इश्यू कर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट की है। प्रणय उपाध्याय। अमित जी, 2014 में जब आपके चुनाव नतीजे आए थे तो 282 सीटों में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बावजूद आपने एनडीए बनाया, गठबंधन के साथियों को साथ लिया। क्या इस बार आपके मान के चलते हैं कि गठबंधन बड़ा होने की संभावना है या फिलहाल इसी गठबंधन के साथ आप बहुमत के लिए आश्वस्त हैं? देखिए, बहुमत के लिए मैं फिर से एक बार कह दूं, किसी के मन में कंफ्यूजन न रहे। जहां तक बहुमत का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर बहुमत प्राप्त करेगी। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारा प्री पोल अलायंस है, प्री पोल अलायंस के साथ ही हमारी सरकार में होंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, सरकार एनडीए की होगी। इसके बाद भी किसी को हमारी एजेंडा के साथ, हमारी सिद्धांतों के साथ जुड़कर हमारे साथ आना है तो सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पायल जी। राहुल गांधी ने कहा है कि कितना भी कहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी जो फिलॉसफी है वो महात्मा गांधी की फिलॉसफी नहीं हो सकती। कैसे देखते हैं? चलिए, ऐसी बातों पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। महात्मा गांधी की फिलॉसफी कोई पार्टी के कार्यकर्ता होने से नहीं आती है। महात्मा गांधी की फिलॉसफी पूरे देश की है। स्वच्छता के लिए, गांव के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, इवन खादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है, उनकी 55 साल की सरकार ने अब तक कुछ भी किया होता तो बापू के विचार आज सार्थक रूप से हर गांव तक पहुंचे होते। अखिलेश शर्मा। सर, मेरा सवाल प्रधानमंत्री से था कि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पहला सवाल ये कि विपक्षी पार्टियां खिचड़ी पकाने लग गई हैं। 23 तारीख को सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुला ली है, उधर जो है केसीआर साहब वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 6 बजे तक चुनाव अभियान था, हम जनता के संपर्क में रहे हैं। उनको लगता है कि मैदान में अब कोई काम नहीं रहा है तो वो ड्राइंग रूम की मीटिंग कर रहे हैं। लीज मैथ्यू। आपको अभी 2 बार पार्टी को सवाल पूछना पड़ा। एक तो हेमंत के बारे में बोला, इसके बाद अभी नाथुराम गोडसे के बारे में बोला। आपको डू यू रिग्रेट द डिसीजन दैट यू हैव टेकन? ना जी, जरा भी नहीं। 2 इश्यू अलग हैं। प्रज्ञा ठाकुर का कैंडिडेचर, ये फर्जी भगवा टेरर के फर्जी केस के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। देश की सुरक्षा के साथ वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस सरकार ने जो कॉम्प्रोमाइज किया, इसके सामने हमारा सत्याग्रह है। मैं एक छोटा सा सवाल आप सबको पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं। समझौता एक्सप्रेस में कुछ लोग पहले पकड़े गए थे। सीबीआई ने कहा कि ये एलईटी से संबंध लोग हैं। अमेरिकन एजेंसियों ने भी इसका समर्थन किया है कि एलईटी से संबंध लोग हैं। एक फर्जी केस भगवा टेरर का बनाया जिसमें सब लोग बरी हो चुके हैं और भगवा टेरर काल्पनिक बातें देश की अदालत ने अब कह चुकी है। तो जिन लोगों को छोड़ दिया
5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया और सुरक्षा के साथ समझौता किया सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष ने, आज भी मेरा मांग है कि ये जो घटना हुई है पूरी हिंदू संस्कृति को दुनिया में बदनाम किया है, देश की सुरक्षा के साथ आपने समझौता किया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने देश से माफी मांगनी चाहिए। नीलू रंजन। आपने बताया कि कैसे चुनाव में विकास की योजनाओं की आदित्य बच्ची है, लेकिन जो पूरा डिस्कोर्स चल रहा था पूरे नेशनल लेवल पे वो विकास का मुद्दा क्या है, और दूसरे जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं और बाकी चीजें जो हैं पुरानी चीजों को आ रही थी, तो लगता नहीं कि विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे नहीं, आप स्वतः ही कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण उठाकर एनालिसिस मिनटों में कर दीजिए। 40 मिनट के भाषण में 29 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट विकास के मुद्दे होते थे, 3-4 मिनट पॉलिटिकल जवाब देते थे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि टीआरपी के कारण और फ्रंट पेज टाइटल बनाने के कारण वो 3 मिनट वाली चीजें ही छपती है। हम क्या कर सकते हैं भैया? आप सबको मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का भाषण का एनालिसिस करिए और विकास की बात कितने मिनट तक की गई वो निकालिए। ये सारे मुद्दे हमने विकास के रखे हैं जनता के सामने और जनता ने सुने भी है, स्वीकारे भी है। रविकांत। जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि विपक्ष ने उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने को ही एक बड़ा मुद्दा बना लिया था और उसके लिए जो मुद्दे चुने गए राफेल का, राहुल गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि राफेल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं, तो फिर किस आधार पर वो आरोप लगाए? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि श्री राहुल गांधी के पास अगर कोई जानकारी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जब इस विषय पर सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए था। कोरे पॉलिटिकल आरोप लगाने से आरोप लगते नहीं है। जिन पर आरोप लगाते हैं इनके चरित्र के आधार पर जनता निर्णय करती है। ना भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है, ना इस प्रकार का कैरेक्टर है, ना हमारे नेता का है। तो कोई आरोप चिपकने का सवाल ही नहीं है। राफेल डील के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, कोई किसी भी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं हुआ है, ना एक कानी पाई का भी भ्रष्टाचार हुआ है। आदित्य टाइम्स नाउ। दूसरा, आप कह रहे हैं कि 300 का वहीं से आप ही के एलाइ शिवसेना बाहर आकर बोल रहे हैं कि वो काफी कॉन्फिडेंट है कि इस बार हाफवे मार्क पहुंचने के लिए बीजेपी को अपने एलाइज की जरूरत पड़ेगी। चलिए, वो ठीक है, किसी के व्यक्तिगत विचार है, मगर हम बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ रहे, अच्छा फीडबैक हमारे पास है। मगर शिवसेना का भी जो व्यू है वो अपना व्यू है, इस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं? मैंने मेरी बात जनता के सामने रखी, आपके सामने रखी, मैंने जवाब दे दिया ना। हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे या तो केक से जनरेट हुए थे, या सुप्रीम कोर्ट ने जांच ऑर्डर किया था, या सीबीआई, उनकी साथ सरकार की सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब वो कटघरे में आए थे। इसका कोई बेसिस ही नहीं है, क्या जवाब देना है? और देश की रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर हर चीज का जवाब दिया है, हर चीज का जवाब दिया है, और सुनने के लिए भी राहुल गांधी बैठे नहीं थे। नवीन ये नहीं। आपने बोला कि 120 ऐसे सीट सेंस पे आप लोगों ने काम किया है, आपको क्या लगता है किन राज्यों में जहाँ पे भाजपा की सरकारें नहीं थी, किन नई सीट पे आप लोग अच्छा कर पाए? नहीं, देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट में अच्छा करेंगे, बंगाल में तो बहुत अच्छा करेंगे, उड़ीसा में भी अच्छा करेंगे, और दक्षिण में के सभी राज्यों में भी हमारी स्थिति में मत प्रतिशत और सीटों में हम सुधार करेंगे। कर्नाटक में भी हमारा इंप्रूवमेंट होगा, महाराष्ट्र में भी इंप्रूवमेंट होगा। मारिया स्केल। और ऑपोजिशन पार्टीज आप पे ये अटैक कर रही है कि सोचते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को ब्रेक किया गया है, तो फिर सरकार बनाने
आने के बाद बातचीत कैसे होगी ट्रेजरी बेंचेस उसमें और ऑपोजिशन? नहीं, मैं नहीं मानता चुनाव अभियान में आरोप प्रत्यारोप से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिद्धांत टूट जाता है। हर चुनाव में होते हैं जी, और इतना संकुचित मन है तो साथ में दिक्कत आएगी। हमारा मन इतना संकुचित नहीं है। अशोक सिंघल। सवाल ये आपने कहा कि हर 15 दिन में नई योजनाएं आप लोग लाते रहे, काफी काम किए, कोई ऐसा काम करो जो पूरा नहीं करता जिसका मलाल हो? हम मीडिया को साथ में नहीं ले पाए, इसका 5 साल के बाद बहुत बड़ा मलाल है कि आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। चलिए, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।